हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। हम आज एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। एक इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए जो कोर सब्जेक्ट होते हैं उसमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। चाहे इलेक्ट्रिकल मशीन हो, चाहे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे पावर सिस्टम हो, ये आपके कोर सब्जेक्ट है कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों सब्जेक्ट में आपकी कमांड होना चाहिए, इन तीनों सब्जेक्ट को आपको बहुत ही अच्छे से वर्कआउट करना चाहिए। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूं तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है आपके पास ये कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। क्लियर? ये टॉप इसमें नंबर ऑफ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा नहीं है, नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये बहुत कंसेप्चुअल है। ये जो सब्जेक्ट है इसको बहुत ही अच्छे से आपको वर्कआउट करना चाहिए। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कमांड कर सकते हो। आगे अगर आप एमटेक वगैरह पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से करना चाहते हो तो आप एमटेक भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से कर सकते हो। बहुत ब्राइट फ्यूचर है अगर आप एमटेक भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से करते हो तो। ओवरऑल ये सब्जेक्ट ऐसे टेक्निकल आप अपने आप को अगर इन्हेंस करना चाहते हो तो ये सब्जेक्ट आपके लिए एकदम फेवरेट सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इस सब्जेक्ट का आपको अच्छे से केयर करना चाहिए। तो मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ आपके पास रेक्टिफायर के क्वेश्चन ले रहा हूँ। जो मेरा कंट्रोल सिस्टम का स्टाइल था, जैसे मैं एनालॉग सर्किट में दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है? तो अभी मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ आपके पास वो रेक्टिफायर से स्टार्ट कर रहा हूँ। रेक्टिफायर को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर दैट मीन बाय यूजिंग डायोड, फिर एक कंट्रोल रेक्टिफायर दैट मीन बाय यूजिंग एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, और थर्ड में रहूंगा आपके पास सेमी कंट्रोल्ड आपके पास, या मैं बोल सकता हूँ आपके पास कि डायोड और एससीआर कॉम्बिनेशन से आपके पास जो रेक्टिफायर डिजाइन करेंगे दैट मीन सिमेट्रिकल सेमी कन्वर्टर और एसिमेट्रिकल सेमी कन्वर्टर। तो मैं सेमी कन्वर्टर लूंगा। ओके, तो मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ कि अनकंट्रोल्ड, एक कंट्रोल और एक सेमी कन्वर्टर। तो आपको क्वेश्चन के थ्रू में ट्राई करूंगा कि आपको एक एक पॉइंट्स क्लियर हो। आप देख रहे होंगे कि अभी जो हमारा गेट एकेडमी का जो गेट एकेडमी चैनल को अगर आप देख रहे होंगे तो गेट एकेडमी चैनल में आपको दिख रहा होगा पावर टाइम्स का जो वीडियोस आपको दिया जा रहा है, आपके पास 2-3 आ भी गए होंगे। तो पावर टाइम्स का जो वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें पंकज शुक्ला सर आपको पावर टाइम्स वाला पार्ट बता रहे होंगे आपके पास, है ना, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे होंगे। ठीक है? तो वो आपको और भी क्वेश्चन लेंगे, नॉन गेट क्वेश्चन वो सिलेक्ट करेंगे, नॉन गेट क्वेश्चन के थ्रू वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मैं गेट वाले क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहा हूँ कि गेट वाले क्वेश्चन को कैसे मेरे को हैंडल करना है। तो आप उनके उनके वीडियो लेक्चर को भी ध्यान से देखिए आपके पास, जो पंकज शुक्ला सर के आ रहे हैं। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ आपके पास कि आपको प्रोवाइड किया जाए। तो आपको मजा आना चाहिए, ओवरऑल इस सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए। ठीक है? तो उनके वीडियोस को भी आप देख रहे होंगे, और मैं जो प्रोवाइड करूंगा उनको भी देखिएगा आपके पास। ठीक है? वही पावर टाइम्स डील करते हैं आपके पास। कभी कभी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं गेट एकेडमी में पावर टाइम्स लेता हूँ, अदरवाइज पंकज शुक्ला सर लेते हैं आपके पास, और भी फैकल्टी से जो पावर टाइम्स एंगेज करते हैं। तो हमारी टीम बहुत ही अच्छे फॉर्म में डिलीवर करती है आपके पूरे स्टूडेंट को, चाहे कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो, बहुत ही अच्छे फॉर्म में डिलीवर करता है वो। ठीक है? अब यहाँ पे आपके पास 2 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। एक जो आपके पास जिनको पावर टाइम्स बिल्कुल भी नहीं आता होगा, और एक जिनको पावर टाइम्स बहुत आता होगा। तो जिनको पावर टाइम्स नहीं आता होगा तो वो तो अपनी कॉपी में हर एक क्वेश्चंस में जो भी पॉइंट्स मिलता है उसको नोट डाउन करें। जिनको पहले से पावर टाइम्स आता होगा या वो किसी न किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होंगे, इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो वो हर एक पॉइंट्स को ध्यान से देखें कि मैं क्या क्या क्वेश्चन के थ्रू बात करने वाला हूँ। ठीक है? तो पावर टाइम्स के मैं जो क्वेश्चंस को 1 बाय 1 आपके पास प्रोवाइड करूंगा, आपके पास उसको देखते रहिएगा कि मैं कैसे हैंडल करने वाला हूँ। ठीक है? और अपने कमेंट्स वगैरह में डालिएगा आपके पास कि आपको पहले से अगर आता था तो कुछ आपको जानने को मिला है कि नहीं, कोई न्यू थिंग्स आपको जानने को मिली है कि नहीं। ठीक है? तो मैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ आपके पास। कुछ एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, है ना, सिंपल क्वेश्चन लेके स्टार्ट करूंगा। तो आप ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे डिस्कस करता हूँ। Question 1, Gate Electrical 1995. A single phase diode bridge rectifier supplies a highly inductive load. The load current can be assumed to be ripple free. The AC supply side current waveform will be. Options are: first option sinusoidal, second option constant DC, third option square, fourth option triangular. ये गेट 1995 का क्वेश्चन सिलेक्ट किया हूं आपके पास। क्वेश्चन एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था आपके पास, सिंपल, कोई फिगर नहीं था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में गिवन था कि एक सिंगल फेज डायोड ब्रिज रेक्टिफायर है और हाईली इंडक्टिव लोड है, उसके कारण जो लोड करंट होगा वो रिपल फ्री होगा, और आपको फाइंड आउट करना था कि जो सप्लाई करंट का जो वेव फॉर्म होगा उसका बिहेवियर क्या होगा, साइनसोइडल, कांस्टेंट डीसी, स्क्वायर वेव फॉर्म और ट्रायंगुलर वेव फॉर्म। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन सिलेक्ट किया। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको ये बहुत केयर करना है कि आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्लियर? आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की सब्जेक्ट का प्रिपरेशन नहीं करना है, आपको केयर करना है कि आप क्वेश्चन को जब रीड कर रहे हो तो आप समझ पा रहे हो कि नहीं। तो जैसे हम देखें कि एक सिंगल फेज डायोड ब्रिज रेक्टिफायर है आपके पास, और डायोड सर्किटरी आपके पास एक अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर,
तो आपके पास ब्रिज रेक्टिफायर आपको क्लियर रहना चाहिए। ओके, तो सॉरी मैं डायोड बेस्ड सर्किट फॉर्म करता हूँ। ये सिंगल फेस ले रहा हूं मैं, ये वीएस लिए आपके पास, ये आईएस, यहां पर लोड, ये लोड में गिवन है कि हाईली इंडक्टिव लोड है आपके पास, एक आरएल लोड हो सकता है, आरएल लोड में एल आपके पास हाईली इंडक्टिव है। यहाँ पे जो करंट फ्लो है आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि कांस्टेंट करंट फ्लो है, ये गिवन रिपल फ्री लोड करंट। तो आपको हमेशा क्लियर रहना चाहिए जब भी आप पावर टाइम्स पढ़ रहे होंगे, पावर टाइम्स अगर आप पढ़ रहे होंगे कहीं ना कहीं रेफरेंस सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, तो आपको हमेशा क्लियर करना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो डिस्कशन है वो कंटिन्यूस कंडक्शन रिपल फ्री लोड करंट पे बेस है। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन के लिए बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। बुक्स वगैरह में कई बार कंडक्शन तो रहता है बट रिपल फ्री नहीं रहता, तो उसमें परफॉर्मेंस वाइज डिस्कशन के लिए थोड़ा सा कम पार्ट होता है, आगे बात भी करेंगे अपन। अब क्वेश्चन देखो आपके पास, ये आपके पास एक ब्रिज रेक्टिफायर आपके पास लिया हूं, ये आपके पास ब्रिज रेक्टिफायर दिख रहा है आपके पास D1 D2 D3 D4, डायगोनल में D1 D2 लिख लिया और ये D3 D4 लिख लिया। ये आपके पास एसी, एक एसी आपके पास आरएमएस वोल्टेज, आपके पास एक सोर्स वोल्टेज एसी सिग्नल, एक सोर्स करंट आपके पास और लोड करंट है। ये आपके सामने एक दिख रहा है एक ब्रिज रेक्टिफायर का फिगर है, आपको एकदम अच्छे खासे को आइडिया होना चाहिए। अब हमको पता होना चाहिए जब मैं बोलता हूं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, आपके पास अब एसी सिग्नल आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होने वाला है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल जब दे रहे हो तो ये प्लस माइनस रहने वाला है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, और प्लस माइनस करें तो देखो प्लस कनेक्टेड है आपके पास पी से, ये डायोड ऑन होगा, प्लस कनेक्टेड है माइनस, ये डायोड ऑफ होगा, माइनस कनेक्टेड है यहाँ पे आपके पास पी से, ये ऑफ और ये ऑन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डायोड्स होते हैं आपके पास, ये जो अरेंजमेंट है ये डायोड, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपके पास ऑन होगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऑन होगा। कौन से, ये प्रिंसिपल डायगोनल वाले डायोड्स, और ये डायोड्स पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऑफ होंगे। जब मैं पोलैरिटी चेंज करूंगा, जब मैं पोलैरिटी चेंज करूंगा मतलब ये माइनस करूंगा और इसको प्लस करूंगा, जब मैं इसको माइनस करूंगा तो ये ऑफ होगा, इसको माइनस करूंगा ये ऑन होगा, इसको प्लस करूंगा तो ये ऑन होगा और ये ऑफ होगा। इसका मतलब है जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट से, ऑफ डायगोनल के जो डायोड से वो ऑन होंगे, तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल में आपके पास होगा। अब आप देख रहे हो कि ये तो अनकंट्रोल रेक्टिफायर है, डायोड के थ्रू हम डिजाइन करें तो अल्फा भी नहीं है, फायरिंग एंगल भी नहीं है आपके पास। जब मैं कंट्रोल रेक्टिफायर की बात करूंगा तो इन्हीं चारों डायोड को चारों एसआर से रिप्लेस कर दूंगा। और ये जो अरेंजमेंट है, जो ब्रिज रेक्टिफायर का अरेंजमेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट अरेंजमेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो भी क्वेश्चन पावर टाइम्स के रेक्टिफायर पे बेस्ड होते हैं वो इस अरेंजमेंट पे मैक्सिमम क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, तो आपको एकदम आइडिया होना चाहिए। तो आपके पास क्या क्या पॉइंट्स हो गया कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये वाले डायोड्स कंडक्ट करते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये वाले डायोड्स कंडक्ट करते हैं। अब आपके पास देख रहे हो कि कंटिन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री है, तो वो करंट हमेशा फ्लो होते रहेगा, जो आई नॉट की वैल्यू आपके पास वो हमेशा फ्लो आपके पास फ्लो होते रहेगा। तो अगर मैं ओमेगा टी की बात करूं कि आपके पास क्या क्या डायोड्स आपके पास कंडक्ट कर रहे हैं, तो आपको दिखना चाहिए आपके पास कि ओमेगा टी की अगर मैं बात कर रहा हूं, ओमेगा टी साइकिल की अगर मैं बात कर रहा हूं कि किस साइकिल में क्या हो रहा है आपके पास, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ओमेगा टी 0 से लेके पाई तक है पॉजिटिव हाफ साइकिल, और एक में बना दिया पाई से लेके 2 पाई तक, पाई से लेके 2 पाई तक, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये नेगेटिव हाफ साइकिल। अगर मैं डायोड की बात कर रहा हूं आपके पास कि डायोड्स आपके पास क्या क्या होंगे, डायोड्स का बिहेवियर आपके पास, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 ऑन है, D2 ऑन है, नेगेटिव हाफ साइकिल में D3 ऑन है और D4 ऑन है। यहां पे अगर मैं बोलूं आपके पास की लोड करंट की वैल्यू क्या है, तो लोड करंट की वैल्यू हमेशा आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है। यहां पे आपके पास जो डायोड है आपके पास ID1 और ID2, ये डायोड करंट आपके पास लोड करंट के बराबर होगा। और अगर मैं यहां बात करूं आपके पास की ID3 और ID4 की वैल्यू, तो ये आपके पास I0 के बराबर होगा, ऐसा आपके पास। फिर अगर मैं बात करूं कि सोर्स करंट क्या होगा आपके पास, सोर्स करंट ध्यान से देखिएगा। अब हो क्या रहा है, आपको अच्छे फॉर्म में क्लियर होना चाहिए, आपको आइडिया होगा पहले से, बट एक एक पॉइंट्स को आप सुनते रहिएगा कि मैं क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड आपके पास ऑन होते हैं, करंट का फ्लो कैसे होता है आपके पास, अगर मैं बात करूं तो देखो आपके पास करंट का स्ट्रक्चर बना देता हूं आपके पास ऐसा डॉटेड डॉटेड, ये देखो ये डायोड ऑन होगा, ये करंट ऐसा फ्लो होगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये करंट आपके पास ऐसा जा रहा है, ये डायोड तो ऑफ है, ये डायोड ऑन है, ये डायोड आपके पास ऐसा गया, और ये स्ट्रक्चर,
जो रेड कलर वाला दिख रहा है आपके पास ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में, इसका मतलब है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में लोड करंट इक्वल टू D2 करंट होगा, D2 करंट इक्वल टू D1 करंट होगा और सोर्स करंट के बराबर होगा। तो सोर्स करंट, D1 करंट, D2 करंट और लोड करंट सेम है, यही आपके पास होगा। और इस जगह पे अगर मैं ये डायोड ऑन है और ये डायोड ऑन है, मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया, तो अगर मैं केवीएल अगर लगा रहा हूँ यहाँ से, अगर इस जगह से अगर मैं केवीएल अगर मैं अप्लाई भी कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है, तो वीएस की वैल्यू वी नॉट, लोड में जो वोल्टेज होगा उसके बराबर होगा, ऐसा होगा आपके पास। तो आईएस की वैल्यू किसके बराबर हो गया, ये डायोड करंट के बराबर हो गया और ये आई नॉट की वैल्यू के बराबर हो गया। इसके अंदर पॉजिटिव हाफ साइकिल में पूरे के पूरे सर्किट में आपके पास लोड करंट फ्लो हो रहा है, D1, D2, सोर्स करंट, सब करंट सेम है, कांस्टेंट करंट है, आई नॉट फ्लो हो रहा है आपके पास। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात होगी, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, मैं वेवफॉर्म भी बनाऊंगा नेगेटिव हाफ साइकिल की। अगर मैं बात करूं कि नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होने वाला है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, जब मैं नेगेटिव हाफ साइकिल दूंगा तो क्या होगा आपके पास, ये डायोड कंडक्ट करेगा। तो ये डायोड कंडक्ट अगर कर रहा है, तो देखो ये डायोड अगर कंडक्ट कर रहा है, मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं, ये डायोड कंडक्ट कर रहा है आपके पास, देखो लोड में आपके पास जा रहा है, ये डायोड कंडक्ट कर रहा है। ये डायोड तो ऑफ है नेगेटिव हाफ साइकिल में, तो कौन कंडक्ट करेगा, ये D4, ये D4 वाला कंडक्ट करेगा। यहां से कंडक्ट किया, ये तो ऑफ है आपके पास, ये गया, ये तो जो ग्रीन कलर वाला जो पार्ट है वो आपके पास है नेगेटिव हाफ साइकिल में, जो कंडक्शन के बाद जो पाथ बनेगा। जो रेड वाला है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल को आपके पास डिनोट कर रहा है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या दिख रहा है आपके पास कि D3 और D4 का जो करंट है, डायरेक्शन देख सकते हो, D3 और D4 करंट का जो डायरेक्शन है लोड करंट के समान है, तो लोड करंट तो हमेशा फ्लो होने वाला है। बट इस नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये जो डायरेक्शन है आपके पास, ये अपोजिट ऑफ सोर्स करंट है। इसका मतलब क्या होगा, सोर्स करंट की वैल्यू माइनस आई नॉट के बराबर होगा। सोर्स करंट की वैल्यू किसके बराबर होगा, माइनस आई नॉट के बराबर। तो अगर आपको कभी अगर सोर्स करंट का अगर फिगर बनाना आपके पास, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है आपके पास, इस पावर टाइम्स अगर आप पढ़ रहे हो, कन्वर्टर पढ़ रहे हो, रेक्टिफायर, तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि आपके पास फिगर पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या बनता है। इसका मतलब है एक पीरियोडिक स्क्वायर वेवफॉर्म बनता है आपके पास, पीरियोडिक स्क्वायर वेवफॉर्म। यहाँ पे आई नॉट था 0, ये पाई, 2 पाई, टाइम पीरियड 2 पाई, और ये आपके पास माइनस आई नॉट था। ये इंपॉर्टेंट वेवफॉर्म है सोर्स करंट का। वो भी कब, जब कंटिन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री था, क्योंकि लोड करंट कांस्टेंट है। इस समय में क्या ऑन थे आपके पास, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल था, ये नेगेटिव हाफ साइकिल था, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल। इसमें D1 D2 ऑन थे आपके पास, इसमें D3 D4, इसमें D1 और D2 के कारण ये हुआ, इसमें D3 और D4 के कारण हुआ, इसमें D1 और D2 के कारण, इसमें D3 और D4 के कारण। देखो आपके पास ये साइकिल बना, एक पीरियोडिक स्क्वायर वेवफॉर्म बनता है सोर्स करंट वेवफॉर्म। और अगर ये पीरियोडिक स्क्वायर वेवफॉर्म है तो इसमें डिफरेंट हार्मोनिक्स होंगे। अगर मैं फोरियर सीरीज अगर यूज करूं और फोरियर सीरीज के थ्रू एक्सपांड करूं तो डिफरेंट आपके पास हार्मोनिक्स मिलेंगे, जिसकी बात में कुछ अगले क्वेश्चंस में करूंगा, जो आगे के क्वेश्चंस होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास लोड करंट अगर कांस्टेंट है, आपके पास लोड करंट कंटिन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री मतलब नो एसी कंपोनेंट, नो एसी कंपोनेंट मतलब कांस्टेंट डीसी, तो कांस्टेंट डीसी आपके पास है, आपके पास कांस्टेंट डीसी करंट हमेशा फ्लो होता रहेगा। तो अगर मैं बोलूं कि आई नॉट का फिगर कैसे होगा, तो आई नॉट का फिगर ऐसे होगा, कांस्टेंट डीसी है, ये आई नॉट की वैल्यू कांस्टेंट डीसी। तो लोड करंट का वेवफॉर्म कांस्टेंट डीसी है। जैसे आपके पास ऑप्शंस थे कि कांस्टेंट डीसी क्या होगा, कांस्टेंट डीसी लोड करंट का आपके पास वेवफॉर्म है, द कांस्टेंट डीसी, कांस्टेंट वैल्यू है, रिपल फ्री, नो एसी कंपोनेंट, रिपल दैट मीन द एसी कंपोनेंट, ठीक है। तो स्क्वायर वेवफॉर्म आपको दिख रहा है कि जो हमारा सोर्स करंट फिगर का बिहेवियर होगा आपके पास, वो एक पीरियोडिक स्क्वायर वेवफॉर्म होगा। और ये परफॉर्मेंस, जब हम इनपुट साइड के परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सोर्स करंट का वेवफॉर्म। अब किसी के माइंड में आ गया कि एक सर कांस्टेंट डीसी तो हो नहीं सकता, ये तो लोड साइड में होगा, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म आपके पास बनता नहीं है, स्क्वायर वेवफॉर्म आपके पास आंसर है। किसी का क्वेश्चन हो कि सर ये साइनोसोडल कब होगा, अगर किसी का क्वेश्चन हो कि हमको आइडिया होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या करे कि ये साइनोसोडल बन जाए, ऐसे अगर हम बात करें, तो अगर आप चाहते हो कि साइनोसोडल हो तो उस केस में क्या होगा। उस केस में अगर मैं बोलूं किसी को कि साइनोसोडल, इस क्वेश्चन का आंसर साइनोसोडल करो, चलो क्वेश्चन चेंज करो, तो फिर आप क्या करोगे, साइनोसोडल चाहिए मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर, करंट वेवफॉर्म साइनोसोडल होना चाहिए। तो फिर मैं बोलूंगा कि लोड करंट को आप रजिस्टिव रखो। क्या बोल रहा हूं मैं, लोड करंट को आप रजिस्टिव रखो। अगर लोड करंट रजिस्टिव होगा तो क्या होगा, लोड करंट रजिस्टिव होने से ये होगा कि जो सोर्स वोल्टेज पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो इनपुट वोल्टेज के बराबर इन केस ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में अगर मैं बात करूं आपके पास, तो यहां से अगर हम बात करें, क्योंकि आपके पास एक ब्रिज कन्वर्टर है, फुल वेव रेक्टिफायर होगा, तो आपके पास ये वी नॉट का फिगर ऐसे होगा, ये वी नॉट का फिगर, ये फुल वेव रेक्टिफायर कैसा फिगर होता है, इसका फिगर होगा वी नॉट का, ये वी नॉट का आउट वोल्टेज में।
अभी वी नॉट का फिगर है, अब मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास ये लोड करंट का फिगर क्या होगा वी नॉट का, तो आई नॉट का फिगर भी यही होगा, वी नॉट और आई नॉट का फिगर सेम होगा, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये होगा कि आई नॉट अगर निकाल रहे हो लोड करंट वो भी रजिस्ट्री लोड अगर है तो डिवाइड बाय आर आपको करना होता है। इसका मतलब है कि रजिस्ट्री लोड में आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में एंगल कुछ नहीं होता है, 0 डिग्री फेज शिफ्ट होता है, बोथ आर इन फेज कंपोनेंट इन केस ऑफ रजिस्ट्री लोड, दोनों का सेम फिगर, सिर्फ मैग्नीट्यूड कम होगा अगर आर की वैल्यू ज्यादा है, डिवाइड बाय आर करना होता है। ये आपके पास आउटपुट करंट है, आउटपुट करंट ये फ्लो हो रहा है, देखो आउटपुट करंट ये फ्लो हो रहा है। अब होगा क्या, सोर्स करंट पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो इसको फॉलो करेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में इसको फॉलो करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में इसको फॉलो करेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में इसको फॉलो करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोल रहा हूं कि सोर्स करंट का फिगर क्या होगा, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो इसको फॉलो कर लिया, नेगेटिव हाफ साइकिल में माइनस होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा आपके पास, नेगेटिव हाफ साइकिल जब देखोगे तो आपके पास रिजल्ट कितना था, लोड करंट की अपोजिट वैल्यू था आपके पास सोर्स करंट की वैल्यू, अपोजिट वैल्यू, तो जो भी आपको दिख रहा है उसके अपोजिट होगा, इसका मतलब ये सोर्स करंट का वेव फॉर्म होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये आपके पास D1 और D2 कंडक्ट करने के कारण बना, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये D3 और D4 के कंडक्ट करने के कारण बना। इसका मतलब है कि जब जब आप बुक में देखते हो कि एक सोर्स करंट का वेव फॉर्म एक स्क्वायर वेव फॉर्म दिया रहता है, क्योंकि किसी को अगर मैं सिंपल ही पूछूं कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में सोर्स करंट का वेव फॉर्म का फिगर क्या होता है तो लोग तुरंत बोलेंगे स्क्वायर वेव फॉर्म। गलत आंसर, मैं तो आपको बोला ही नहीं अभी तक कि कंटीन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री लोड करंट है। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपका लोड क्या है। अगर कंटीन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री करंट है ड्यू टू हाईली इंडक्टिव लोड, हाईली इंडक्टिव लोड के कारण होता है, अगर आपका हाईली इंडक्टिव लोड के कारण अगर कंटीन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री है तो आपका स्क्वायर वेव फॉर्म बनेगा इनपुट सोर्स करंट का। बट अगर वो रजिस्ट्री लोड है, अब तो कंटीन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री हो नहीं सकता, रजिस्ट्री लोड है, उस केस में आपका आउटपुट करंट या आउटपुट वोल्टेज ये देखो फुल वेव रेक्टिफायर के समान बनेगा, और इस केस में सोर्स करंट का जो वेवफॉर्म होगा वो साइनोसोडल होगा। इसका मतलब है इस केस में सोर्स वोल्टेज और सोर्स करंट का जो फिगर होगा वो सेम होगा, परफेक्ट साइनोसोडल, वोल्टेज भी परफेक्ट साइनोसोडल और सोर्स करंट भी परफेक्ट साइनोसोडल। तो अगर रजिस्ट्री लोड के कारण अगर मैं ब्रिज रेक्टिफायर में बात कर रहा हूं तो आपका इन साइड का वोल्टेज और करंट जो होगा वो बोथ आर साइनोसोडल होगा। इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा। तो साइनोसोडल होने के लिए मैं बताया कि क्या आंसर हो सकता है। अभी आपका आंसर क्या हो गया, पीरियोडिक स्क्वायर वेवफॉर्म। तो अगर आप ब्रिज रेक्टिफायर को अगर हैंडल कर रहे हो तो आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए कि आप इसको कैसे मैनेज करोगे। ओके, तो ये आप एकदम ध्यान से देखते रहिएगा, एक एक पॉइंट्स हर जगह से कलेक्ट करते रहिएगा। जो भी डाउट्स आएगा कमेंट्स में आप डालिएगा। क्लियर, जो भी आपको डाउट्स रहे तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मैं अनकंट्रोल के पूरे कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद कंट्रोल के कंप्लीट करूंगा, उसके बाद सेमी कन्वर्टर के कंप्लीट करूंगा। उसके बाद आप ध्यान से देखिएगा कि अगर आपको कुछ डाउट्स है तो बिल्कुल उस डाउट्स को भी क्लियर किया जाएगा। तो वन बाय वन आप क्वेश्चन देखते जाइए और आराम से अपने कंसेप्ट क्रिएट करते जाइए। तो ये आज का पहला क्वेश्चन हुआ और ये कंप्लीट हुआ, तो आई थिंक आपको अच्छा खासा आइडिया होगा। ओके, थैंक यू। Question 2, GATE Electrical 2002. In the single phase diode bridge rectifier shown in below figure, the load resistor is R equal to 50 ohm. The source voltage is V of t equal to 200 sin omega t, where omega equal to 2 pi into 50 radians per second. The power dissipates in the load resistor R is, options are, first option 3200 upon pi watt, second option 400 divided by pi watt, third option 400 watt, लास्ट ऑप्शन 800 वॉट। क्वेश्चन नंबर 2, गेट 2002। एक आपके पास ब्रिज रेक्टिफायर दिया है, आपके पास रजिस्ट्री लोड के साथ दिया, तो आपको हमेशा केयर करना है कि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें सर्किट डायग्राम क्या और लोड क्या है। पावर ट्रांस में लोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रजिस्ट्री लोड है, रजिस्ट्री लोड की वैल्यू भी गिवन है, 50 ओम गिवन है, इनपुट सिग्नल जो दिया है 200 साइन ओमेगा टी, एसी सोर्स सिग्नल गिवन है, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई इंटू 50 है, दैट मीन द 50 हर्ट्ज पे आपके पास वर्क कर रहा है। पावर डिसिपेटेड इन द लोड रजिस्टर आर फाइंड आउट करना है कि आर के क्रॉस में पावर कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर, रजिस्ट्री लोड। तो अगर मैं बात करूं आपके पास की पावर क्या होगा, आपके पास एक एसी सर्किट में, क्योंकि एसी आपके पास इनपुट जब मैं अप्लाई कर रहा हूं तो आपके पास पावर कितना होगा एक रजिस्टर के क्रॉस में, पावर डिसिपेटेड। तो पावर डिसिपेटेड सभी को पता होता है आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर होगा, और अगर मैं लिखूं आपके पास की पावर डिसिपेटेड वी आर एम एस स्क्वायर बाई आर। क्लियर, जो भी आर एम एस होगा, यहाँ पे जो वी आर एम एस है ये आपके पास आउटपुट का आरएमएस वोल्टेज, आउटपुट में लगा हुआ आपके पास वी नॉट आरएमएस स्क्वायर बाई आर, या अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपके पास तो ये आई नॉट आरएमएस स्क्वायर इनटू आर, लोड करंट के आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर इनटू आर और लोड वोल्टेज के आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ये आपके पास किसी रजिस्टर के क्रॉस में पावर डिसिपेशन होगा। क्लियर, अब आपको दिख रहा है कि रजिस्टिव सर्किट है आपके पास, क्योंकि लोड आपके पास रजिस्टिव सर्किट है, ब्रिज रेक्टिफायर है। हमको पता है आपके पास जब भी ना तो दिया हो आपके पास डायोड का ये नेमिंग ना गिवन हो तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए
ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करते हैं डायोड्स। ये आपके पास D3 D4 आप लिख लो, ये नेगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करते हैं। ये D3 D4 ये नेगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करते हैं। आपको बिल्कुल एकदम आइडिया रहना चाहिए, ये सोर्स करंट, ये आपके पास सोर्स वोल्टेज है, ऐसा आपके पास गिवन। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये डायोड कंडक्ट करते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड कंडक्ट करते हैं। चलो इसके अक्रॉस में लिख भी लेता हूँ कि आउटपुट वोल्टेज V0 होगा, इसके अक्रॉस में लिख भी लिया कि आउटपुट करंट जो होगा Y0 होगा, ठीक है। तो आउटपुट करंट आपके पास I0, आउटपुट वोल्टेज आपके पास V0 R के अक्रॉस लिख दिया। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, अगर आपकी पास बात करें तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये D1 D2 कंडक्ट करते हैं आपके पास, और अगर मैं KVL लगाता हूँ थोड़ी देर पहले, इसके पहले जो क्वेश्चन करा था, तो D1 D2 कंडक्ट करता है आपके पास, और जो पाथ होता है वो ये होता है, D1 कंडक्ट लोड से होता हुआ, D2 से होता हुआ ये। तो आपके पास अगर मैं KVL लगा रहा हूँ तो सोर्स वोल्टेज इक्वल टू लोड वोल्टेज आ जाएगा। D1 D2 ऑन है शॉर्ट सर्किट आइडियल डायोड, तो V0 इक्वल टू VS होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो होता है क्या आपके पास कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म कैसे होगा, आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड आपके पास कंडक्ट करेगा, D1 और D2 कंडक्ट कर लिया, ये आपके पास V0 मैक्सिमम वैल्यू Vm 90 डिग्री पे, ये ओमेगा टी। फिर क्या होता है नेगेटिव हाफ साइकिल में, क्या होता है जब मैं नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करता हूँ, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में D3 D4 कंडक्ट करते हैं। अगर मैं इसमें केवीएल लगाऊं, D3 से होता हुआ, लोड से होता हुआ, D4 से होता हुआ, और ऐसा केवीएल लगाऊं, तो क्या होगा अभी, अगर सेम केवीएल अगर लगा रहा हूं अभी और पोलैरिटी चेंज नहीं कर रहा हूं VT की, मेरे को पता नेगेटिव हाफ साइकिल चल रहा है, तो फिर V0 इक्वल टू माइनस VT होगा, और माइनस VT होगा इसका मतलब है कि नेगेटिव हाफ साइकिल में अगर मैं कर रहा हूँ तो माइनस VT मतलब अगेन पॉजिटिव। तो बिल्कुल एकदम आपको आइडिया रहना चाहिए कि D3 D4 के कंडक्ट करने के कारण, D1 D2 के कंडक्ट करने के कारण, इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। वैसे भी ब्रिज रेक्टिफायर है, एक फुल वेव रेक्टिफायर है। V0 अगर बोलूं कि I0 का फिगर क्या होगा, सिर्फ डिवाइड बाय R होगा, सेम फिगर आपके पास, सिर्फ डिवाइड बाय R है ना। तो जस्ट आपको आइडिया रहना चाहिए कि आप कैसे इसको हैंडल करोगे। VM बाई R या I0 की वैल्यू, लोड करंट, ये लोड वोल्टेज, ठीक है। अब आपके पास अगर मैं सिंपल अगर बात करूं आपके पास कि V0 की वैल्यू आपके पास पता है, I0 की वैल्यू पता है, तो अगर मैं बोलूं कि RMS आउटपुट वोल्टेज कितना होता है, तो RMS आउटपुट वोल्टेज एक फुल वेव रेक्टिफायर में, एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में आपके पास अगर मैं RMS आउटपुट वोल्टेज की बात करूं, V0 RMS की वैल्यू की बात करूं, तो नॉर्मली सभी को पता होता है कि इसका RMS वैल्यू उतना ही होगा जो प्योर साइनसोइडल का होता है। क्यों? क्योंकि जब मैं RMS वैल्यू निकालूंगा, इफेक्टिव वैल्यू निकालूंगा, तो इसका स्क्वायर करूंगा 0 से पाई आपके पास, फिर पाई से 2 पाई भी, अगर वैसे तो टाइम पीरियड सिर्फ पाई है इसका, लेकिन अगर मैं इसका स्क्वायर करूं और साइनसोइडल सिग्नल का स्क्वायर करूं, दोनों सेम होगा। इसलिए फुल वेव रेक्टिफायर का RMS वैल्यू एक साइनसोइडल के RMS वैल्यू बराबर होता है, दैट मींस द VM बाय √2। क्यों? क्योंकि जब भी आपको RMS वैल्यू निकालना होता है, आप सिग्नल का स्क्वायर करते हो और फिर इफेक्टिव वैल्यू निकाले, तो इंटीग्रेट करके टाइम पीरियड में इंटीग्रेट करके, तो आप देखते हो कि एक फुल वेव रेक्टिफायर का स्क्वायर करना और एक साइनसोइडल का स्क्वायर करना, दोनों का वेवफॉर्म सेम होगा। इसलिए आप बोलते हो कि फुल वेव रेक्टिफायर का RMS वैल्यू VM बाय √2, हाफ वेव रेक्टिफायर में नहीं होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर का VM बाय 2 होता है। तो देखो आपके पास VM बाय कितना आ गया आपके पास, VM बाय √2। अब VM बाय √2, तो VM जो है वो पीक वैल्यू है। अब इनपुट में आपके पास जो 200 साइन ओमेगा टी था, 200 साइन ओमेगा टी में पीक वैल्यू 200 था, तो 200 बाय √2 आ गया आपके पास वोल्ट, ये इतना आ गया RMS वैल्यू। तो मैं इस वाले को रिजल्ट को यूज कर सकता हूँ सिंपल। तो अगर मेरे को पावर डिसिपेटेड निकालना है रजिस्टर का, तो RMS वैल्यू का स्क्वायर, तो 200 बाय √2 का स्क्वायर कर दिया मैं, ये किया आपके पास RMS का स्क्वायर, डिवाइड बाय क्या किया मैं, R की वैल्यू कितना था आपके पास, R इक्वल टू 50 था, ये तो 200 का आपके पास, तो 2 का स्क्वायर किया तो 4 हो गया, 10 20 30 40 डिवाइड बाय 2 किया, √2 का स्क्वायर मतलब 2 हो गया, और ये 50 मतलब कितना हो गया आपके पास 100, ये 100 से 2 ये 0 कैंसिल आउट, कितना आंसर आ गया 400, देखो 400 ये। तो मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं लिया कि आपके पास देखो RMS आउटपुट वोल्टेज का आपके पास ये फिगर होता है, आपके पास ये आपके पास पावर डिसिपेटेड किसी रजिस्टर के क्रॉस ये होता है, रजिस्ट्री लोड में बहुत ही आराम से आप हैंडल कर लिए। देखो रजिस्ट्री लोड सिंपल आपको पता होना चाहिए था। अगर मैं इसमें जाता तो फिर इससे भी निकाल लेता। IRMS की वैल्यू क्या होता है, VRMS डिवाइड बाय R होता है। मैं यहीं पे अगर रिप्लेस करना होता तो मैं IRMS की वैल्यू निकाल लेता VRMS बाय R। VRMS की वैल्यू था 200 डिवाइड बाय √2। मेरे को अगर कोई बोले कि RMS आउटपुट करंट क्या होगा, तो मेरे को डिवाइड बाय R करना है। R 50 है, 50 से डिवाइड करूंगा तो कितना होगा 4 बाय √2, 2√2 जो होगा 2√2 एम्पियर इज द RMS आउटपुट करंट। सिंपल। तो आपको एकदम अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए कि आप कैसे हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा जो मैं बात कर रहा हूँ, ये तो हो गया कि पावर डिसिपेशन अक्रॉस R हो गया। कई बार आप देखते हो कि फॉर्मूला जो लिखा रहता है वो ऐसा लिखा रहता है। फॉर्मूला आप देखते हो आपके पास VRMS IRMS cos जी, पावर लिखा रहता है VRMS I1 RMS cos phi 1। पावर लिखा था अभी आपके पास IRMS स्क्वायर इंटू R। पावर लिखा था अभी आपके पास VRMS स्क्वायर अपॉन R। ये लोड के क्रॉस में था। ठीक है, ध्यान रखो आपके पास
बहुत सारे फॉर्मूले पावर के आपके पास, तो कई बार डाउट ये होता है कि कब कौन सा यूज करना है, कौन सा सही कौन सा गलत, क्योंकि आप नेटवर्क भी पढ़ते हो। तो ये आपके पास आरएमएस लोड करंट है, ये आरएमएस आउटपुट वोल्टेज है आपके पास, ये रिजल्ट, ये रिजल्ट, ये रिजल्ट, ये रिजल्ट सब सेम। इंटरेस्टिंग बात ये है कि सब कुछ सेम है, आपको बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए। ये क्या आपके पास Vrms, Irms, cos phi, ये RMS सोर्स वोल्टेज है, RMS सोर्स करंट है, और phi इज द एंगल बिटवीन सोर्स वोल्टेज एंड सोर्स करंट। फिर ये कैसे दिया है, Vrms दैट मींस द RMS सोर्स वोल्टेज, I1 RMS दैट मींस द RMS वैल्यू ऑफ फंडामेंटल करंट वेवफॉर्म, RMS वैल्यू ऑफ फंडामेंटल करंट वेवफॉर्म। और ये phi1 क्या है, phi1 इज द एंगल बिटवीन सोर्स वोल्टेज एंड फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ करंट, उसकी भी एंगल phi1। ये तो दोनों सेम क्यों हो सकते हैं, हाँ दोनों सेम होंगे आपके पास, आगे और भी क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगर आपके पास इनपुट सिग्नल में अगर हार्मोनिक्स गिवन है और आपको हार्मोनिक्स में अगर फंडामेंटल कंपोनेंट पता है और जो phi1 है वो आपको पता है, तो आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। बट अगर आपके पास हार्मोनिक्स नहीं है, आपको पूरा आरएमएस करंट आपके पास पता है, आरएमएस वोल्टेज पता है, और phi आपको एंगल पता है, तो ये होगा पावर डिलीवर्ड। तो ये जो सोर्स होता है उससे पावर जो डिलीवर्ड होगा, जो सप्लाई पावर होगा वो ये होगा। अब होगा क्या, अगर मैं ध्यान से बोलूं, यहां से जो पावर सप्लाइड होगा, ये तो सब आइडियल है आपके पास सब डिवाइसेस, यहां से जो पावर सप्लाई होगा वही यहां पे डिसिपेट होगा, वो यहीं पे एब्जॉर्ब होगा। इसका मतलब है यहां पे पावर वही आएगा जो वहां से सप्लाई और डिलीवर्ड हो रहा है, उतना ही रजिस्टर पावर को एब्जॉर्ब करेगा। इसमें क्या है, इसमें अगर मैं बोलूं कि cos phi क्या है, तो cos phi जो है वो इनपुट पावर फैक्टर और सप्लाई पावर फैक्टर है, cos phi। यहां पे cos phi1 क्या है, तो cos phi1 जो है वो फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर और फंडामेंटल सप्लाई पावर फैक्टर है, दोनों में डिफरेंस है। phi जो है, cos phi जो है आपके पास, वो cos phi पूरा का पूरा इनपुट पावर फैक्टर है, और phi जो है वो एंगल बिटवीन सोर्स वोल्टेज एंड सोर्स करंट, बट phi1 इज एंगल बिटवीन सोर्स वोल्टेज एंड फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ सोर्स करंट, उसके बीच का एंगल है। बट दोनों से आंसर सेम आएगा, तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि कब कैसे यूज करेंगे, कब कैसे यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, बट यहाँ पे ये आरएमएस सोर्स करंट आपके पास, ये मैं बोला आरएमएस लोड करंट, आरएमएस लोड करंट बोला आपके पास, देखो ध्यान से, फिर आरएमएस लोड वोल्टेज बोला। अभी अगर मैं इसमें बोल दूं कि इस जगह पे देखना रजिस्ट्री लोड है, अगर मैं बोलूं कि आपके पास इनपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म क्या था, भाई इनपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म तो ये था परफेक्ट, इनपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म था वीएस, ये वीएस या वीटी जैसा फिगर है। अगर मैं बोलूं कि सोर्स करंट का वेव फॉर्म क्या होगा, ध्यान देखते रहना, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको समझना है एक एक चीज को कि हम क्या डिस्कस करते हैं। अगर मैं बोलूं कि सोर्स करंट का वेव फॉर्म क्या होगा, बहुत ही कम लोग रजिस्ट्री लोड में सोर्स करंट वेव फॉर्म की बात करते हैं, जबकि सोर्स करंट का वेव फॉर्म क्यों नहीं पता होगा। D1 D2 कंडक्ट करेगा, लोड करंट इक्वल टू सोर्स करंट होता है। जब D3 D4 कंडक्ट करता है तो सोर्स करंट अपोजिट विथ लोड करंट होता है, लोड करंट का वेव फॉर्म ये बना है। तो देखो ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि सोर्स करंट का अगर मैं फिगर की बात करूं तो करंट का फिगर आपके पास एक परफेक्ट साइनसोइडल ही बनेगा, ये सोर्स करंट का फिगर, ये परफेक्ट साइनसोइडल वीएस और आईएस, देखो ध्यान से। अब इसका मतलब ये है कि आपके पास फंडामेंटल कंपोनेंट तो है नहीं, तो प्योर साइनसोइडल सिग्नल बन गया, प्योर साइनसोइडल सिग्नल। और अगर दोनों के बीच में अगर मैं एंगल की बात करूं कि फाई कितना है, फाई, तो फाई आपके पास 0 डिग्री। अगर मैं से कोई बोले कि इनपुट पावर फैक्टर कितना होगा, इनपुट पावर फैक्टर, तो cos phi, इनपुट पावर फैक्टर cos phi, phi 0, यूनिटी पावर फैक्टर होगा। इनपुट पावर फैक्टर सप्लाई पावर फैक्टर विल बी 1 हियर, इनपुट पावर फैक्टर विल बी 1, क्यों, दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं, परफेक्ट साइनसोइडल सिग्नल्स आपके पास। देखो ध्यान से, अगर मैं से कोई बोले कि फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर क्या होगा, तो ये जो कंपोनेंट है वो सिर्फ फंडामेंटल है, इसके पास और कोई कंपोनेंट नहीं है, इसके पास हार्मोनिक्स ही नहीं है, ये प्योर फंडामेंटल एक कंपोनेंट्स ही है। साइन ओमेगा नॉट टी, ये कॉस ओमेगा नॉट, ये साइन ओमेगा नॉट टी, ये भी साइन ओमेगा नॉट टी। तो इस जगह पे फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर और इनपुट पावर फैक्टर विल बी 1, सेम है दोनों चीज। तो फिर किन जगह पे अलग होता है आपके पास, किन जगहों पे फिर अलग होता है, उन जगह पे अलग होता है जहां पे लोड करंट की वैल्यू कांस्टेंट होता है। तो फिर आपके पास आरएमएस सोर्स वोल्टेज की जब बात करते हैं तो ये जो वोल्टेज होता है सोर्स वोल्टेज, ये तो साइनोसोइडल ही हो गया, बट सोर्स करंट की जब हम बात करते हैं तो सोर्स करंट में फिर आपको मिलता है हार्मोनिक्स। क्यों, क्योंकि ये फिर स्क्वायर वेव फॉर्म बनता है। अब स्क्वायर वेव फॉर्म अगर बन रहा है तो इसमें फिर डिफरेंट हार्मोनिक्स होंगे। ये आपके पास आईएस, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल। अब इसमें फंडामेंटल होगा, इसमें थर्ड ये ऑड हार्मोनिक्स बनता है। जब आपको अगर आप पावर टाइम्स में तो हम यही पढ़ते हैं सोर्स करंट का पीरियोडिक वेव फॉर्म का परफॉर्मेंस वाइज, यहां पे मिलेगा फंडामेंटल, थर्ड, फिफ्थ, सेवन, सब ऑड हार्मोनिक्स आपको मिल जाएंगे। तो यहां पे आपको ये सब देखने को मिलेगा।
इसलिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक में ये वाला फॉर्मूला लिखा रहता है कि जो एक्टिव पावर होता है, जो पावर आपके पास, जो हम आपके पास सप्लाई से जो हम पावर दे रहे हैं आपके पास, ये जो एक्टिव पावर होगा, इसके लिए ये फॉर्मूला लिखा रहता है। जबकि ये फॉर्मूला भी हो सकता है, बट ये फॉर्मूला आपको क्यों दिखता है और ये फॉर्मूला क्यों दिखता है? क्योंकि आपका जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का डिस्कशन है उसमें कंटीन्यूअस कंडक्शन, रिपल फ्री जो लोड करंट है वो डोमिनेटिंग है। और जब डोमिनेटिंग है तो अब आपके पास, अगर मैं बोलूं कि इन दोनों के बीच का आपके पास एंगल कितना होगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल कोई कैसे बता पाएगा अभी? लेकिन अगर इसको मैं फोरियर सीरीज लिख दूं तो उसके बाद में उसके जो हार्मोनिक्स होंगे, फंडामेंटल कंपोनेंट्स होंगे, उसके बीच के एंगल की बात मैं बिल्कुल कर सकता हूं। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट हमारे पास रजिस्ट्री लोड है और रजिस्ट्री लोड में दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं होगा, फाई की वैल्यू 0, इनपुट पावर फैक्टर विल बी 1। तो अगर मैं यहां पे अगर होता तो मेरे को इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। ये फाई 1 ही फाई है, यहाँ पे I1 RMS ही आई आपके पास आई RMS की वैल्यू है। तो अगर मैं बोलूं कि RMS वोल्टेज कितना होगा यहाँ पे, इसका RMS वोल्टेज, इससे अगर थ्रू में अगर सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान रखना, इसके थ्रू अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि अगर आपके पास जो पावर सप्लाई जो हो रहा था या पावर डिलीवर्ड कितना हो रहा था, तो VRMS की वैल्यू कितना होगा, VM/√2, तो 200 डिवाइड बाय √2। IRMS की वैल्यू कितना होगा, RMS करंट कितना निकलेगा। अब आपको हमेशा पता होना चाहिए कि लोड का RMS करंट और सप्लाई का RMS करंट हमेशा सेम होता है। जो लोड का RMS करंट होगा वो सप्लाई का RMS करंट हमेशा होगा। क्लियर? चाहे फिर वो रजिस्ट्री लोड हो, चाहे फिर वो कंटिन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री लोड करंट। क्यों? क्योंकि देखो, अगर लोड करंट, अगर कंटिन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री अगर लोड करंट है अगर आपके पास, तो I0 करंट फ्लो होगा। ये आपके पास ये I0 है। इसका RMS वैल्यू की अगर मैं बात करूं कि इसका RMS वैल्यू कितना होगा, इसका RMS वैल्यू I0 ही होता है। तो लोड का भी RMS वैल्यू I0, सोर्स का भी RMS वैल्यू I0 इन केस ऑफ कंटिन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री। जब आपके पास कंटिन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री नहीं है और रजिस्ट्री लोड है, तो उस समय आपके पास सोर्स करंट का भी RMS वैल्यू वही जो लोड करंट का है। क्लियर? क्योंकि लोड करंट क्या बनेगा, ये देखो ध्यान से, लोड करंट जो बनेगा ये फुल वेव रेक्टिफायर बन रहा है। फुल वेव रेक्टिफायर इसका स्क्वायर करूंगा और अगर मैं इस साइनसोइडल का स्क्वायर करूंगा, दोनों सेम आएगा। इसका मतलब है इस ब्रिज कन्वर्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया कि सोर्स करंट का RMS वैल्यू और लोड करंट का RMS वैल्यू हमेशा सेम होता है। कोई भी केस हो, कोई भी केस हो, ओके, कोई भी केस हो, इन जनरल मैं सोर्स इंडक्टेंस को इंक्लूड नहीं किया हूं, सोर्स इंडक्टेंस के इफेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, याद रखना ना, वो स्पेशल केस है। तो ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूं कि VRMS की वैल्यू VM/√2, IRMS कितना होगा, IRMS की वैल्यू कितना होगा, तो IRMS की वैल्यू एक्चुअली लोड के RMS वैल्यू के बराबर होगा। इसलिए आपको RMS सोर्स करंट निकालने को आपको RMS लोड करंट से आप रिप्लेस कर देते हो, क्योंकि दोनों एक ही बात होती है। तो देखो IL RMS लिख दिया मैं, cos फाई तो cos 0 डिग्री, क्यों, दोनों के बीच में कोई एंगल ही नहीं है। ये आगे आपके पास 200/√2 और लोड का RMS करंट क्या होगा, लोड का RMS करंट जो होगा वो सोर्स आपके पास लोड के RMS वैल्यू डिवाइड बाय R के बराबर होगा। ये लोड का RMS आउटपुट वोल्टेज है, डिवाइड बाय R किए तो करंट निकल गया और cos फाई की वैल्यू 1 हो गया। तो 200 का स्क्वायर हो गया, ये 50 हो गया, तो कितना हो गया, देखो ध्यान से, ये हो गया 4102034 और 15 × 200 हो गया, ये देखो 400 वॉट आ गया, 400 वॉट। ये वही आंसर है जो आप रजिस्टर में डिसिपेट हो रहा था बोल रहे थे, ये वही पावर है, ये वही पावर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस क्वेश्चन में लिखा रहता कि फाइंड द सप्लाइड पावर फ्रॉम द सोर्स, तो भी आंसर सेम होता। इसलिए मैं बोला कि देखो पावर के आंसर सब कुछ सेम है, सब एक ही चीज है। आपको बस क्लियर रहना चाहिए कि ये क्या है, ये क्या है, कब कैसे हम लिखते हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो फिर आप आराम से हैंडल कर लोगे कोई भी केस हो। आप देख सकते हो कि मैं पावर डिसिपेटेड निकाल लिया बहुत आराम से, लेकिन अगर मैं VRMS IRMS cos फाई निकालता, इनपुट पावर फैक्टर 1 है, इसकी हेल्प से फाइंड आउट करता, तो भी आंसर 400 वॉट आता। आपको पता होना चाहिए कि जो सोर्स करंट है वो साइनसोइडल कब होता है, इन केस ऑफ रजिस्ट्री लोड। सोर्स करंट एक पीरियोडिक स्क्वायर वेवफॉर्म कब होता है, इन केस ऑफ कंटीन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री लोड करंट। इसमें हार्मोनिक्स आएंगे क्या, नहीं, इसमें हार्मोनिक्स नहीं आएंगे। इसमें हाँ, इसमें हार्मोनिक्स आएंगे, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, इसमें सब हार्मोनिक्स आएंगे। तो फिर जब हार्मोनिक्स जब आते हैं तो फिर हम बात करना चालू कर देते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में जो रिजल्ट होगा वो दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम आता है। क्योंकि जो अगर जिसमें हार्मोनिक्स होते हैं उसमें जो फंडामेंटल पावर होता है वो डोमिनेटिंग होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो मैग्नीट्यूड कम होते जाता है आपके पास। तो अगर मैं बोलूं कि टोटल आरएमएस करंट की वैल्यू क्या होती है, तो टोटल आरएमएस करंट की वैल्यू नॉर्मली जो फंडामेंटल कंपोनेंट के आरएमएस वैल्यू की वैल्यू होती है उसके लगभग बराबर होती है। तो जो फंडामेंटल कंपोनेंट के कारण जो पावर होता है वो यूजफुल पावर होता है। इसलिए मैं फंडामेंटल कंपोनेंट के कारण भी कैलकुलेट कर लेता, दोनों में कभी रिजल्ट डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों का रिजल्ट सेम है आपके पास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, ये
पूरा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन सिलेक्ट किया, लेकिन फिर मैं कंसेप्ट की बात किया कि आपको कितना आइडिया होना चाहिए। मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन लेते जा रहा हूं, हर क्वेश्चन को ध्यान से आप सुनते रहें कि मैं क्या क्या डिस्कस कर रहा हूं, आपसे आराम से होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो मेरे को लगता है कि कुछ तो आइडिया हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन में हैंडल किया। ओके, थैंक यू। Common data question 3 and 4, GATE Electrical 2011. The input voltage given to a converter is Vi equal to 100 root 2 sin 100 pi t volt. The current drawn by the converter is Ia equal to 10 root 2 sin 100 pi t minus pi by 3 plus 5 root 2 sin 300 pi t plus pi by 4 plus 2 root 2 sin 500 pi t minus pi by 6 ampere. First part, the input power factor of the converter is, options are first option 0.31, second option 0.44, third option 0.5, last option 0.71. Second part, the active power drawn by the converter is, options are first option 181 watt, second option 500 watt, third option 707 watt, last option 887 watt. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कॉमन डेटा क्वेश्चन था ये, हमारा गेट 2011 का क्वेश्चन था। आपको एक इनपुट वोल्टेज गिवन था आपके पास, इनपुट वोल्टेज गिवन टू कन्वर्टर, ऐसा मेंशन था आपके पास कि 100 रूट टू साइन 100 पाई टी था, और फिर वहाँ से जो करंट ड्रॉन हो रहा है आपके पास कन्वर्टर में, आपके पास वो करंट, इनपुट करंट गिवन था आपके पास, ये हार्मोनिक्स के फॉर्म में इनपुट करंट आपके पास गिवन था, दिख रहा है, फर्स्ट हार्मोनिक्स, थर्ड हार्मोनिक्स, फिफ्थ हार्मोनिक्स, फंडामेंटल कंपोनेंट जो है वो 100 पाई टी, 100 पाई ओमेगा की वैल्यू। फिर क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था आपसे, पूछा गया था कि इनपुट पावर फैक्टर ऑफ द कन्वर्टर कितना होगा, ऑप्शंस गिवन थे। सेकंड में पूछा गया था कि एक्टिव पावर ड्रॉन बाय द कन्वर्टर कितना होगा, ऑप्शन थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ऑप्शन गिवन थे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये सब हम कोई इसके लिए कोई फॉर्मूले से याद रखने की जरूरत नहीं, आपको एकदम एक एक टर्म क्लियर होना चाहिए। तो आप समझने की कोशिश करें कि एक कन्वर्टर है, सपोज करो एक कन्वर्टर आपके पास, ये कन्वर्टर, यहां पे आपके पास एक इनपुट वोल्टेज है आपके पास VI, AC करंट आपके पास, और एक इनपुट करंट II, जिसमें फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ हार्मोनिक्स है। ये कन्वर्टर आपके पास, और ये लोड होगा, ये लोड, ये अरेंजमेंट है आपके पास। अब कन्वर्टर आपके पास जो भी हो, क्लियर, AC टू DC में कन्वर्टर हो, रेक्टिफायर है, जो भी कन्वर्टर आपके पास, चाहे हाफ वेव रेक्टिफायर हो, चाहे फुल वेव रेक्टिफायर हो। ओके, अब आपके पास ये गिवन है, और आपको सब यहीं पे फाइंड आउट करना है, यहीं पे आपको इनपुट पावर फैक्टर फाइंड आउट करना है, यहीं पे आपको इनपुट पावर फाइंड आउट करना है, P की वैल्यू फाइंड आउट करना है, PI या सिंपली P फाइंड आउट करना है। ओके, तो आपको एकदम अच्छा आइडिया होना चाहिए, तो ध्यान से देखते रहिएगा। तो हम जब क्वेश्चन को रीड करें तो हमारे माइंड में अरेंजमेंट होना चाहिए कि कन्वर्टर है, इनपुट वोल्टेज जो कन्वर्टर को हम दे रहे, और वहां से जो करंट ड्रॉन हो रहा है आपके पास वो। अब आपको फाइंड आउट करना है कि इनपुट पावर फैक्टर कितना होगा, और आपके पास पावर का, आपके पास इनपुट पावर जो ड्रॉन हो रहा है वो कितना होगा। तो आपके लिए क्लियर क्या है, अब आपके पास ये लोड तो है नहीं कि लोड की कितनी वैल्यू है, तो मैं इस साइड तो जा नहीं सकता, तो मेरे को इनपुट साइड में जाना, तो मेरे पास पावर का एकदम रिजल्ट क्लियर रहना चाहिए कि पावर क्या होता है। पावर होता है VRMS IRMS cos phi वॉट, पावर होता है VRMS I1 RMS cos phi वॉट। ये दोनों एक ही आपके पास, दोनों रिजल्ट सेम, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, बोथ आर सेम। ओके, अब ध्यान रखिएगा इसमें टर्म्स क्या क्या है। VRMS दैट मींस द RMS सोर्स वोल्टेज, IRMS RMS सोर्स करंट, cos phi, ये जो cos phi है ये इनपुट पावर फैक्टर है, दैट मींस द सप्लाई पावर फैक्टर है, वेयर phi इज द एंगल बिटवीन सोर्स वोल्टेज एंड सोर्स करंट। ये VRMS RMS source voltage, I1 RMS fundamental component of source current, cos phi 1 that means the fundamental input power factor, where phi 1 is equal to the angle between source voltage and fundamental component of source current, उसके बीच का एंगल। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि आप पावर ट्रांसफर आप पढ़ रहे हो, क्योंकि नेटवर्क में ऐसा नहीं होता है कि कोई आपसे फंडामेंटल कंपोनेंट की बात करे। अगर आप पावर ट्रांस वाले स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए कि कोई आपसे इनपुट पावर फैक्टर पूछ रहा है कि फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर पूछ रहा है, दोनों ही अलग है इस जगह पे। कुछ जगह पे सेम हो सकते, थोड़े पहले क्वेश्चन लिया था उसमें देखा था कि दोनों ही सेम थे, इस जगह पे दोनों अलग है। तो अगर मैं बात करूं आपके पास कि हमारे पास जो रिजल्ट है, अगर मैं यहाँ पे अगर बोलूं कि यहाँ से आपके पास VRMS IRMS cos phi यहाँ से आप निकालो, तो मेरे को पता ही नहीं कि सोर्स वोल्टेज और सोर्स करंट के बीच में एंगल कितना है, तो डिफरेंट हार्मोनिक्स है, तो मेरे को हार्मोनिक्स के एंगल पता आपके पास कि कितने का एंगल का डिफरेंस है, लेकिन बोलूं कि दोनों के बीच का एंगल कितना होगा आपके पास, तो ये कैसे मैं बता सकता हूँ, डिफरेंट हार्मोनिक्स आपके पास गिवन है। ओके, तो थोड़ा सा केयर करना। अब मेरे को पता है कि मैं क्या यूज कर सकता हूं, दोनों चीज निकालना है, मेरे को इनपुट पावर फैक्टर फाइंड आउट करना है, मेरे को एक्टिव पावर फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास अभी जो रिजल्ट है मैं सिलेक्ट कर सकता हूं, सेकंड वन को सिलेक्ट कर सकता हूं कि अगर मेरे को पावर निकालना है तो मैं पावर पहले फाइंड आउट कर सकता हूं कि VRMS कितना होगा, RMS सोर्स वोल्टेज, हमारे पास पीक वैल्यू 100 रूट 2 है, तो RMS वोल्टेज 100 हो गया,
100√2 डिवाइड बाय √2 लिख देता हूँ, चलो अच्छे फॉर्म में। ये आरएमएस वोल्टेज होगा। ये फंडामेंटल कंपोनेंट का आरएमएस वैल्यू क्या होगा? ये फंडामेंटल कंपोनेंट आपके पास ये 100πt, दैट मीन द फंडामेंटल कंपोनेंट। ये सोर्स वोल्टेज है, वही वाला कंपोनेंट, थर्ड ये फिफ्थ, 3 कंपोनेंट है। फंडामेंटल कंपोनेंट का पीक वैल्यू 10√2 है, तो इसका आरएमएस वैल्यू कितना हो गया? डिवाइड बाय √2, तो 10√2 डिवाइड बाय √2 ये। और cos phi1 इज द एंगल बिटवीन सोर्स वोल्टेज एंड फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ सोर्स करंट, तो phi1 की वैल्यू ये होगी आपके पास π/3। ये करंट आपके पास लैग कर रहा है, जो करंट है आपके पास लैग कर रहा है, तो पावर फैक्टर जो होगा लैगिंग पावर फैक्टर होगा। करंट लैग कर रहा है, करंट का लैग करना मतलब पावर फैक्टर का लैग करना आपके पास, अगर आप नेटवर्क समझते हो, ये पावर फैक्टर का एग्जैक्ट मीनिंग समझते हैं। cos phi1, तो phi1 की वैल्यू π/3 या 60 डिग्री, माइनस लिखो प्लस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि वो लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है, आंसर विल बी सेम। तो cos 60 की जो वैल्यू होती है आपके पास, ये 100√2 और 100√2 हो गया 1000, √2 इंटू √2 हो गया 2, √2 इंटू √2 हो गया आपके पास 2, और cos 60 जो होता है वो कितना होता है? 1/2। तो आपके पास ये 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये आ गया आपके पास 500 वॉट। देखो 500 वॉट आ गया। ये एक्टिव पावर होगा आपके पास, जो पावर ड्रॉन होगा फ्रॉम द कन्वर्टर आपके पास, जो पावर सप्लाई करेंगे, और ये पावर यहाँ पे आएगा आपके पास। अगर कन्वर्टर में कोई लॉस ना हो और अगर यहाँ पे कोई भी लोड हो आपके पास, तो इस पावर को अपन यहाँ पे आपके पास सप्लाई करेंगे। ये पावर डिलीवर्ड होगा, सप्लाई होगा, यहाँ से कन्वर्टर में यहाँ आएगा आपके पास। ओके, तो अभी तो आपको इनपुट साइड से निकालना था, निकाल लिया आपके पास एक्टिव पावर जो ड्रॉन होगा आपके पास बाय द कन्वर्टर 500 वॉट। तो हम कहाँ से निकालें? यहाँ से निकालें। कोई मेरे से बोले कि यहाँ से सब पावर निकालो, यहाँ से पावर निकालने के लिए VRMS से IRMS से cos phi की वैल्यू में कैसे निकाल सकता हूँ? अगर मेरे को बोला जाए कि इस वाले रिजल्ट से IRMS कितना होगा, तो मैं IRMS की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को कंपोनेंट पता है कि I1 RMS इसका स्क्वायर प्लस I3 RMS इसका स्क्वायर प्लस I5 RMS इसका स्क्वायर। ये मैं अगर ओवरऑल RMS करंट निकाल रहा हूं आपके पास, ओवरऑल RMS करंट, तो पहला आपके पास जो RMS वैल्यू था वो था 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया। सेकंड RMS वैल्यू था 5 का स्क्वायर हो गया। थर्ड जो RMS वैल्यू था 2 था, है ना, सब पीक वैल्यू के फॉर्म में है ना, तो √2 से डिवाइड कर दिया हमें ये 2। इसको सॉल्व करने से आपके पास, ये सॉल्व कर लो, आपके पास की RMS वैल्यू कितना आएगा, कैलकुलेटर सॉल्व कर लो। 10 का स्क्वायर लगभग ये आपके 11.35 एम्पियर के आसपास आएगा। ठीक है, चेक कर लेना इसको रिजल्ट वाइज। 11.35 आ गया आपके टोटल RMS करंट। अगर कोई बोल रहा है तो टोटल RMS करंट निकाल सकता हूं। तो अगर मैं बोलूं कि पावर कितना होगा और VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi से निकाला जाए, RMS वोल्टेज कितना होगा आपके पास? 100 है RMS वोल्टेज, RMS करंट 11.35 आ गया। अब मैं बोल रहा हूं कि cos phi कितना होगा, तो आपके पास ये cos phi इनपुट पावर फैक्टर है, सप्लाई पावर फैक्टर है, ये phi आपको पता ही नहीं होगा। इसका मतलब है कि मैं इनकी हेल्प से पावर नहीं निकाल सकता, लेकिन मेरे को पावर पता है, तो पावर की हेल्प से मैं इनपुट पावर फैक्टर फाइंड आउट कर सकता हूं। ओके, तो क्वेश्चन में इनपुट पावर फैक्टर इसलिए पूछा गया है कि आप पावर निकालो पहले तो, और पावर की हेल्प से इनपुट पावर फैक्टर निकालो। तो आपको इतना अच्छा आइडिया होना चाहिए कि दोनों सेम, और दोनों अगर सेम है तो ये 500, ये 500, तो ये आपके पास 100 और आपके पास ये हो गया लगभग 1135 cos phi। तो cos phi का जो रिजल्ट आ गया आपके पास, ये आ गया 500/1135। चेक कर लीजिएगा, 0.44 के आसपास आ रहा है, 0.44 के आसपास, ये 0.44 इनपुट पावर फैक्टर, सप्लाई पावर फैक्टर आ गया। इस जगह पे क्या मिस्टेक को अवॉइड करना, कुछ लोग ऐसा कर देते हैं, कुछ लोग क्या कर देते हैं आपके पास कि फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर के रिजल्ट को यूज कर लेते हैं। इनपुट फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर तो cos phi 1 होगा, और phi 1 की वैल्यू 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री π/3 cos 6 डिग्री 1/2 0.5 आएगा। ये ऑप्शन में भी है, ये ऑप्शन में भी है, बट ये रॉन्ग है। अवॉइड दिस मिस्टेक। अगर इस क्वेश्चन में मैं बोल दूं ना कि फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर फाइंड आउट करो, आंसर विल बी 0.5। क्या अगर मैं क्वेश्चन में ये बोल दूं कि फाइंड फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर, आंसर विल बी 0.5। इसका मतलब है कि टर्मिनोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि आपसे कोई क्या पूछ रहा है, हमसे कोई फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर नहीं पूछ रहा है, हमसे इनपुट पावर फैक्टर पूछ रहा है, और इनपुट पावर फैक्टर का आंसर हम फाइंड आउट किए 0.44। ये पावर की हेल्प से निकला। तो ये रिजल्ट आपके बहुत ही काम का है कि इसको आप कैसे मैनेज करते हो। ओके, तो यहां से अगर मैं बात करूं तो पावर का आंसर कितना आ गया? 500 वॉट ये। और अगर मैं बात करूं कि इनपुट पावर फैक्टर ऑफ द कन्वर्टर आपके पास ये आ गया 0.55। और अगर मैं से कोई बोलता है कि फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर, तो मैं बोल देता कि 0.5 फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर। आप एक और चीज देखते होंगे, देखो मैं पूरे कंसेप्ट वाइज सॉल्व कर रहा हूं। आप एक और चीज देखते होंगे आपके पास कि आपके पास जो लिखा रहता होगा कि जब आप फाइंड आउट करते हो कि आपके पास, तो आप देखते होंगे कि इनपुट पावर फैक्टर का रिजल्ट आपके पावर ट्रांस की बुक में लिखा रहता है CDF इंटू FDF, ऐसा लिखा रहता है CDF इंटू FDF। ये
करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर और फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। ऐसा रिजल्ट आप जो अपनी पावर टाइम्स कोई भी बुक से पढ़ते हो तो ऐसा लिखा रहता है। CDF जो होता है आपके पास RMS वैल्यू, फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ RMS वैल्यू डिवाइड बाय टोटल RMS वैल्यू इनटू FDF जो होता है आपके पास फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, दैट मींस द फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर, फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर दैट मींस द फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर cos phi1। ISR1 की वैल्यू, RMS वैल्यू ऑफ सोर्स करंट कितना था 10 था और टोटल RMS वैल्यू कितना निकला 11.35 ये। और cos phi1 की वैल्यू आपके पास अगर मैं बात कर रहा हूं कि cos phi1 की वैल्यू कितना आ रहा है तो cos तो CDF इंटू FDF अगर मैं कर रहा हूँ cos phi1 की वैल्यू तो phi1 की वैल्यू cos 60 तो cos 60 तो cos 60 मतलब 0.5 और 10/11.35 करेंगे तो देखो 0.44 आ जाएगा। इसका मतलब है कि कुछ लोग ऐसे फॉर्मूले यूज करते हैं, लेकिन जब ये फॉर्मूला आप यूज करें तो आपको बिल्कुल आइडिया होना चाहिए कि क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट पावर फैक्टर है, ये फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर है जिसको फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर जाता है, करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर। अगर आप पावर टाइम्स अगर पहले से पढ़ चुके होंगे तो फिर आप ये रिजल्ट को यूज भी करते होंगे। इससे यही आने वाला है, क्या 0.44 ही आने वाला है, बट मैं ये यूज नहीं किया, मैं एकदम नॉर्मल रिजल्ट को यूज किया, ये यहाँ को यूज किया। तो आप एकदम बेसिक में रहिए, आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट की जरूरत नहीं होगी, आप इन्हीं रिजल्ट से आराम से डिराइव कर सकते हो। ओके, बट किसी को फिर भी जानना था तो इसलिए मैं बता दिया। ये देखो CDF और FDF का रिजल्ट जो लोग जानते होंगे, कई सॉल्यूशन मैनुअल अगर आप देख रहे होंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कई बुक्स देख रहे होंगे प्रीवियस ईयर की आपके पास, तो वहां पे ऐसा लिखा होगा आपके पास। बट इससे कंसेप्ट कई बार फ्रेम नहीं होता है, आप ऐसा लगता है कि ये तो फॉर्मूला है, ये अपने को पता होना चाहिए, बट एक्चुअल चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि आपको और भी आइडिया हुआ आपके पास कि कैसे आपको हैंडल करना है। आपके पास कन्वर्टर के बारे में अगर कभी लिखा है कि इनपुट पावर फैक्टर क्या होगा या फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर क्या होगा या कोई बोल रहा है पावर कितना होगा, तो आप अच्छे से मैनेज कर सके इन सब चीजों को। ओके, तो ठीक है, आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक यू। Question 5, GATE Electrical 2017. In the circuit shown in the figure, the diode used is ideal. The input power factor is. Give the answer up to 2 decimal places. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5, गेट 2017, इसी साल का क्वेश्चन है आपके पास। ये देख रहे हैं आपके पास एक अरेंजमेंट, बहुत ही सिंपल सा अरेंजमेंट दिया, एक डायोड लगा हुआ है, एक AC आपके पास, सोर्स आपके पास 100 साइन 100 पाई टी वोल्ट गिवन है, 100 वोल्ट पीक वैल्यू है इनपुट सिग्नल्स का, 100/√2 RMS वैल्यू, और एक रजिस्ट्री लोड लगा है वो 10 ओम आपके पास गिवन है। डायोड्स आइडियल है और आपको इनपुट पावर फैक्टर फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो फिगर आपके पास बहुत ही सिंपल था आपके पास, बट इनपुट पावर फैक्टर फाइंड आउट करना है तो आपको फिर बहुत अच्छे फॉर्म में पता होना चाहिए कि इनपुट पावर फैक्टर आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ओके, तो मैं अगर मैं पावर की बात करूं, अभी मैं थोड़ी देर पहले लिख रहा था कि पावर इक्वल टू आपके पास रिजल्ट कितना आपके पास VRMS IRMS cos phi, ये एक पावर का रिजल्ट आपके पास VRMS I1 RMS cos phi1, दोनों रिजल्ट सेम होते हैं आपके पास। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि RMS सोर्स वोल्टेज RMS सोर्स करंट cos phi इज द इनपुट पावर फैक्टर, RMS सोर्स वोल्टेज फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ RMS सोर्स करंट, और cos phi1 ये आपके पास फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर है और ये सिंपल इनपुट पावर फैक्टर है। तो आपसे फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर फाइंड आउट नहीं करना, आपको क्या फाइंड आउट करना है आपके पास इनपुट पावर फैक्टर। अगर मैं cos phi1 अगर मेरे को फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर फाइंड आउट करना है तो आपको cos phi1 की वैल्यू ही चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको अच्छे फॉर्म में क्लियर रहना चाहिए कि दोनों रिजल्ट को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर पहले मैं पावर फैक्टर दोनों की बात किया कि इनपुट पावर फैक्टर और फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर को कैसे हैंडल करना है, तो इस वाले पॉइंट्स का आपको केयर करना है। ओके, ठीक है। अब आपके पास अगर हम ध्यान से देखें, अगर वर्किंग की बात करता हूं थोड़ा सा, अगर मैं कंसेप्ट की बात करता हूं और मेरे को फॉर्मूले की बात नहीं करना है कि इनपुट पावर फैक्टर का क्या फॉर्मूला एक रजिस्ट्री लोड के लिए किसी भी बुक में लिखा गया है। अभी आपके पास डायोड लगा हुआ आपके पास, और पॉजिटिव हाफ साइकिल की अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड ऑन होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड ऑफ होगा, और रजिस्ट्री लोड है, तो बहुत ही आराम से आप इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म को देख सकते हैं। तो कंसेप्ट वाइज इसको अगर आप देख रहे हो तो आपको दिख रहा है कि एक परफेक्ट साइनसोइडल सिग्नल है, ये हमारे पास सोर्स वोल्टेज, ये पीक वैल्यू आपके पास Vm, और पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपके पास डायोड ऑन होगा। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म कैसा होगा, तो बहुत ही आसान है, किसी के लिए भी आसान है क्योंकि वर्किंग वाइज बहुत ही सिंपल है। ये नेगेटिव हाफ साइकिल में आपके पास 0 रजिस्ट्री लोड है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में फिर आपके पास कंडक्ट किया ये फिर 0। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे डायोड ऑन, यहाँ पे डायोड ऑफ, रजिस्ट्री लोड है तो आउटपुट वोल्टेज विल बी 0, डायोड ऑन, एक हाफ वे रेक्टिफायर का फिगर बन गया V0, ये Vm, और रजिस्ट्री लोड है आपके पास। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लोड करंट के वेवफॉर्म की बात कर रहा हूं तो लोड करंट का जो वेवफॉर्म होगा वो भी सेम होगा, रजिस्ट्री लोड है डिवाइड बाय R होना है, बस सेम होगा। ठीक है, फिगर को थोड़ा सा ध्यान से आप देख लेंगे,
ये आपके पास आई नॉट की वैल्यू होगी, ये वी एम बाई आर, वी नॉट बाई आर, ये 0 से पाई, टाइम पीरियड सेम, ये ध्यान से देखिएगा, ये एक हाफ रेक्टिफायर हो गया आपके पास, हाफ रेक्टिफायर। अब इस केस में इंटरेस्टिंग क्या है आपके पास, अगर मैं बात करूं कि ये तो लोड करंट हो गया, ये लोड करंट, ये आपके पास क्या हो गया, सोर्स करंट, और ये सोर्स वोल्टेज। अगर मैं इस फिगर में अगर सोर्स करंट की वेवफॉर्म की बात करूं, तो सोर्स करंट का वेवफॉर्म, डायोड जब ऑन होगा तो लोड करंट सोर्स करंट सेम होगा, जब डायोड ऑफ होगा तो लोड करंट और सोर्स करंट अगेन सेम होगा, क्योंकि एक सिंगल सर्किटरी है, इज नॉट ब्रिज कन्वर्टर, नॉट ब्रिज रेक्टिफायर, एक सिंपल सर्किटरी है जिसमें सोर्स करंट लोड करंट के बराबर होगा। इसका मतलब है कि अगर इस फिगर में अगर मैं आपको बोल दूं कि ये सोर्स करंट का फिगर है तो भी कुछ गलत नहीं होगा, और इतना तो इंपॉर्टेंट हो गया कि सोर्स करंट का फिगर भी यही होगा, लोड करंट के बराबर, एग्जैक्टली सेम फिगर फुल कन्वर्टर में सोर्स करंट पॉजिटिव हाफ साइकिल में लोड करंट के बराबर होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में सोर्स करंट अपोजिट ऑफ लोड करंट होता है। क्लियर, इसीलिए बाइपोलर स्क्वायर वेवफॉर्म बनता है इन केस ऑफ फुल कन्वर्टर विद कंटीन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री लोड करंट। बट यहां पे आपको दिख रहा है कि सिंगल डायोड सर्किटरी है जहां पे लोड करंट और सोर्स करंट की वैल्यू सेम होगी, और इससे कंसेप्चुअल हो जाता है ये वाला पार्ट जिसमें इनपुट पावर फैक्टर आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं बात कर रहा हूं कि मेरे को वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई और ये पावर आपके पास लिखा है, इतना आपके पास रिजल्ट है। अब वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई की अगर मैं बात करूं, यहां पे ध्यान से अगर हम देखते हैं, फिर मैं ये भी लिखता हूं आपके पास कि जो यहां से हम सप्लाई करते हैं वही यहां पे डिसिपेट होता है रजिस्टर के क्रॉस में। तो अगर इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं कि ये वी आर एम एस स्क्वायर डिवाइड बाई आर होगा, ये आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि मैं पहले से बोल चुका हूं, चाहे वो फुल कन्वर्टर हो, दैट मीन द फुल वेव रेक्टिफायर, या फिर आपके पास ये हाफ वेव रेक्टिफायर हो, दोनों ही केस में सोर्स करंट का आरएमएस वैल्यू लोड करंट के आरएमएस वैल्यू के बराबर होगा, या एग्जैक्टली फिगर हो, या फिर सोर्स करंट नेगेटिव हाफ साइकिल में अपोजिट ऑफ लोड करंट हो, आरएमएस सोर्स करंट इज ऑलवेज इक्वल टू आरएमएस लोड करंट। ठीक है, ये आपके काम आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि चारों के चारों रिजल्ट सेम, ये चारों के चारों रिजल्ट सेम, आपको सिर्फ अप्लाई करते आना चाहिए कि आप कैसे लिख रहे हो। ठीक है, अब अगर ये रिजल्ट अगर सेम है तो मैं बोल रहा हूं कि मैं तो पावर फिर फाइंड आउट कर सकता हूं कि पावर कितना डिसिपेट हो रहा है, वही पावर जो डिसिपेट होगा वो यही से डिलीवर्ड हो रहा है। इसका मतलब है बहुत ही आराम से मैं बोल सकता हूं कि ये हाफ वेव रेक्टिफायर है तो इसका आरएमएस वैल्यू कितना होगा। तो सभी लोगों को आइडिया होता है, एक पावर साइंस स्टूडेंट को हमेशा आइडिया होता है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर Vm/2 होता है, Vm इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम वैल्यू कितना है 100/2, इसका मतलब 50 वोल्ट आपके पास आरएमएस वैल्यू आउटपुट का, और आरएमएस वैल्यू अगर 50 वोल्ट अगर आरएमएस वैल्यू आउटपुट का, तो मैं इस जगह से सब सेम है, जगह से अगर मैं बोलूं कि पावर कितना आपके पास कितना डिसिपेट हो रहा है, तो 50 का स्क्वायर डिवाइड बाय आर, और आर की वैल्यू 10 है, इसका मतलब 2500 डिवाइड बाय 10, 250 वॉट पावर डिसिपेट हो रहा है। अब कंसेप्ट वाइज आपको हमेशा क्लियर रहना चाहिए कि डायोड आइडियल है, तो जितना मैं यहां से सप्लाई करूंगा उतना ही यहां पे डिसिपेट होगा, उतना ही रजिस्टर एब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से सप्लाई कितना हो रहा होगा, 250 वॉट सप्लाई हो रहा होगा। तो अगर मेरे को इस रिजल्ट को अगर लिखने की इच्छा है तो मैं बहुत ही आराम से लिख सकता हूं कि 250 वॉट यही पावर सप्लाई हो रहा है। तो 250 वॉट इक्वल टू वी आरएमएस, आरएमएस सोर्स वोल्टेज। अब आरएमएस सोर्स वोल्टेज ना, आरएमएस सोर्स वोल्टेज, लोड की बात नहीं कर रहा हूं, इज आरएमएस सोर्स वोल्टेज। तो आरएमएस सोर्स वोल्टेज कितना हो गया 100/√2। आरएमएस सोर्स करंट कितना होगा, तो आरएमएस सोर्स करंट तो आरएमएस लोड करंट के बराबर होगा। तो आरएमएस सोर्स करंट जब भी आप लिख रहे हो तो आपके कंसेप्ट कैसा रहना चाहिए कि आरएमएस सोर्स करंट जो होगा वो आरएमएस लोड करंट के बराबर होगा। चलो cos फाई तो आपके पास इनपुट पावर फैक्टर है, आरएमएस लोड करंट क्या होगा, आरएमएस लोड करंट जो होगा आरएमएस लोड वोल्टेज डिवाइड बाई आर होगा। तो 100/√2 तो ऑलरेडी था, डिवाइड बाई आर दैट मीन्स द 10 इंटू cos फाई, ये 250। तो अगर मैं देख रहा हूं कि यहां से cos फाई की वैल्यू यही पे लिख दे रहा हूं मैं, cos फाई की वैल्यू कितना है आपके पास, इनपुट पावर फैक्टर की वैल्यू कितना है, तो इनपुट पावर फैक्टर की वैल्यू कितना हो गया √2 इंटू √2 2 इंटू 10, तो 250 इंटू 10 इंटू 2 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, 100 इंटू 100। ओके ठीक है, तो 250 और ये आपके पास हो गया 500, 500 इंटू 10, तो ये कितना आ गया आपके पास, अगर मैं यहां से बात कर रहा हूं कि यहां से आ गया आपके पास 500 इंटू 10, तो ये आ गया 5000 डिवाइड बाई आपके पास 10000।
यहाँ पे आपके पास देखना कि 250 से आपके पास जो रिजल्ट आया कि यहाँ पे आपके पास 250 आपके पास पावर था, ये जो पावर था आपके पास, जो सप्लाई आपके पास हो रहा था, और यहाँ से आपके पास पावर का जो रिजल्ट था उस सेम रिजल्ट को अगर यूज कर रहा हूँ, VRMS की वैल्यू आपके पास हो गया Vm/√2, IRMS की वैल्यू कितना हो गया आपके पास, RMS सोर्स करंट, RMS लोड वोल्टेज था, RMS लोड वोल्टेज, ध्यान देखिएगा एक जगह पे यहाँ पे क्या मिस्टेक किया अपन, RMS जो लोड करंट था आपके पास वो RMS लोड वोल्टेज, RMS जो लोड वोल्टेज था आपके पास डिवाइड बाय R होगा, बट RMS लोड वोल्टेज तो 50 था, ये हम यहाँ पे मिस्टेक किए, RMS लोड वोल्टेज जो है वो ये RMS लोड वोल्टेज, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ऐसी मिस्टेक आपके पास होती है ना, कई बार ऐसी मिस्टेक होती है, तो आपको केयर करना हमेशा कि मैं क्या किया, RMS लोड वोल्टेज और RMS सोर्स वोल्टेज को सेम रख दिया। ऐसा केस फुल कन्वर्टर में होता है कि सोर्स वोल्टेज अब RMS वैल्यू जो होता है इनपुट का और लोड का वो RMS वैल्यू सेम होता है, Vm/√2 इनपुट का भी होता है इन केस ऑफ ब्रिज कन्वर्टर, और लोड का भी RMS वोल्टेज कितना होता है, Vm/√2, बट यहां पे हाफ वेव रेक्टिफायर है क्योंकि एक ही साइकिल में कंडक्ट करेगा, तो एक्चुअली RMS लोड करंट जो होगा वो RMS लोड वोल्टेज डिवाइड बाय R होगा, और RMS लोड वोल्टेज एक्चुअली जो था वो Vm/2 था, हम निकाल चुके 50, ये मिस्टेक हुआ, तो 50 था डिवाइड बाय आपके पास इतना था, तो चलो देखते हैं यहाँ पे कि कितना हुआ, तो 250 इंटू 10 इंटू 2√2, ओके, ये आपके पास हुआ, और ये आपके पास 100 हुआ, तो ये आपके पास हो गया 5000 इंटू √2, तो ये हो गया आपके पास √2 डिवाइड बाई, अगर मैं cos फाई की बात यहां से कर रहा हूं, यहां देखिएगा cos फाई की बात कितना हो गया आपके पास, √2 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 1/√2, 0.707। इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट पावर फैक्टर और सप्लाई पावर फैक्टर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 0.707। तो इस साल 2017 का एक क्वेश्चन था, और 2017 के इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो 0.707 था आईटी के अकॉर्डिंग, तो ये आपके पास आंसर आ गया, देखिए आपके पास। तो मैं क्या किया, मैं इन चीज पे फोकस किया कि चारों रिजल्ट का आपके पास आपको आइडिया, इन चारों रिजल्ट का अगर आपको आइडिया तो आप बहुत ही आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो मैं और भी इंटरेस्टिंग बात करता हूं, हम बोलते हैं कि रिजल्ट आपके पास सेम होगा, यहां से मैं देखो आप यहां से फाइंड आउट कर सकते थे, पावर निकला 250 वॉट, अगर मेरे पास फंडामेंटल कंपोनेंट होता तो भी मैं यहां से निकाल लेता, हम ये बात की है। अब सोचो कि अगर मैं ये करंट की बात कर रहा हूं, ये सोर्स करंट की बात कर रहा हूं, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, इस हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर मैं बोलूं कि डिवाइड बाय आर करे थे, जो वोल्टेज था डिवाइड बाय आर किए थे, तो आरएमएस ये आपके पास सोर्स करंट का वेव फॉर्म आया था। अगर मैं इसके फोरियर सीरीज को एक्सपांशन की बात करूं कि अगर मैं फोरियर सीरीज अगर यूज कर रहा हूं आपके पास इस पीरियोडिक वेव फॉर्म का, चाहे वो आरएमएस सोर्स करंट का हो, चाहे आरएमएस आपके पास सोर्स करंट का हो, चाहे लोड करंट का हो, दोनों वेव फॉर्म तो सेम है, या मैं वोल्टेज का निकालूंगा तो भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि हाफ वेव रेक्टिफायर का रिजल्ट क्या होता है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर का रिजल्ट होता है आपके पास फोरियर सीरीज एक्सपांशन Vm/π होता है, एक होता है आपके पास फंडामेंटल कंपोनेंट जो होता है वो भी जो साइन का कंपोनेंट होता है Vm/2 साइन ω0t होता है, -2 Vm/π होता है आपके पास ये, और यहाँ पे जो रिजल्ट होता है आपके पास ये होता है cos 2ωt प्लस cos 4ωt, ये आपके पास 1 × 3 फिर 3 × 5, ऐसा आपके पास रिजल्ट होते जाता है। ये एक्सपांशन आपके पास। तो किसी को अगर इतना आइडिया है तो मैं जस्ट बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप हाफ वेव रेक्टिफायर का अगर पूरे एक्सपांशन को जानते हो तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें फंडामेंटल कंपोनेंट सिर्फ ये आता है, बाकी सब इवन हार्मोनिक्स होते हैं आपके पास, चाहे 2 हो चाहे 4 हो, सब इवन हार्मोनिक्स है, और ये आपके पास एवरेज वैल्यू, तो सभी को पता होता है कि एवरेज वैल्यू Vm/π होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फंडामेंटल कंपोनेंट किसका आ गया, आउटपुट वोल्टेज का फंडामेंटल कंपोनेंट आ गया। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि आरएमएस वोल्टेज कितना आपके पास, इसकी वैल्यू अगर मैं बात करूं, देखो ये Vm/2 पीक वैल्यू है इसकी वैल्यू, तो अगर मैं बोलूं कि V0 आरएमएस वैल्यू कितना है V0 1, तो आरएमएस वैल्यू आ गया आपके पास Vm/2√2। ओके, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि लोड करंट का फंडामेंटल कंपोनेंट का आरएमएस वैल्यू क्या होगा, तो डिवाइड बाय √2, तो Vm/2√2 डिवाइड बाय R, सॉरी डिवाइड बाय R, ये आपके पास आ गया। Vm की वैल्यू ऑलरेडी स्टार्टिंग से 100 है, तो 100/2√2 इंटू आपके पास R की वैल्यू कितना है 10, तो 10 बाई आपके पास 100/10 के, तो 5 आपके पास, ये आ गया 10/2, तो 5/√2 एम्पियर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई मैसेज क्वेश्चन में बोले कि फंडामेंटल कंपोनेंट का आरएमएस वैल्यू कितना होगा, आरएमएस करंट वैल्यू निकालना, वो भी फंडामेंटल कंपोनेंट का, तो आंसर होगा 5/√2। आरएमएस वोल्टेज अगर मेरे को फाइंड आउट करना है फंडामेंटल कंपोनेंट का आपके पास, तो Vm 100 था, 100/2√2, ये हो गया 50/√2 वोल्ट, ये आपके पास हो गया। ठीक है, तो अभी तो हमको ये चाहिए था। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लोड करंट का आरएमएस वैल्यू जो होता है वो हमेशा सोर्स करंट के आरएमएस वैल्यू के बराबर होता है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। इसका था 5/√2, आपको ये पता है।
अब देखो इसके बीच में एंगल कितना है, हमारे पास जो सप्लाई सिग्नल है वो तो साइन ओमेगा नॉट टी है, इसमें देखो ये भी साइन ओमेगा नॉट टी है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, इसका मतलब इसको देख के आप बोल सकते हो कि एंगल जो है वो आपके पास 0 डिग्री है। फंडामेंटल कंपोनेंट जो है और जो सोर्स वोल्टेज है उसके बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको पावर निकालना है इस फॉर्मूले से कि Vs IS1 RMS वैल्यू और cos phi 1, तो देखो Vs की वैल्यू कितना आ गया, Vs की वैल्यू Vm/√2 था आपके पास, दैट मीन 100/√2। Vs के लिए RMS आपके पास वैल्यू तो 100/2 और फंडामेंटल कंपोनेंट की RMS वैल्यू कितना आ गया 5/√2। और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जो फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर इसकी वैल्यू 1 है, तो देखो आपके पास रिजल्ट कितना आ रहा, 500/2 कितना आ गया 250 वॉट। ये 250 वॉट वही रिजल्ट है जो रिजल्ट मैं सिंपल Vrms² R से फाइंड आउट कर लिया था। देखो इसका मतलब है इससे रिजल्ट अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूं या मैं इससे रिजल्ट फाइंड आउट कर रहा हूं, दोनों से आंसर सेम आएगा। जब दोनों से आंसर सेम आएगा तो फिर मैं इतना क्यों प्रॉपर वर्कआउट करूं आपके पास, मैं तो इसी को यूज कर लूंगा। बट मैक्सिमम स्टूडेंट लोगों को एप्लीकेशन क्लियर नहीं होती कि ये क्या होता है, ये क्या होता है और ये क्या होता है। तो आपको ओवरऑल यूज आना चाहिए कि देखो आपके पास Vrms² R से जो आप नॉर्मली सॉल्व कर लेते हो, इससे भी रिजल्ट यही आता है। लेकिन कल के डेट में अगर आपसे कोई फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर पूछता है तो आप इस रिजल्ट को यूज करके यहां से फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको दिखा होगा आपके पास कि देखो मैं फोरियर सीरीज का एक्सपांशन यूज किया आपके पास, जिससे कि आप देख सको कि फंडामेंटल कंपोनेंट का जो एंगल है आपके पास, फंडामेंटल कंपोनेंट का जो एंगल होगा सोर्स वोल्टेज की कंपेयर में वो 0 डिग्री होगा। तो अगर इस क्वेश्चन में से अगर कोई बोलता कि फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर कितना है, तो मैं बोलता cos phi 1 होगा और phi 1 0 है, तो यूनिटी पावर फैक्टर आता है आपके पास। इसका मतलब इस सेम क्वेश्चन में अगर फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर टर्मिनोलॉजी मेंशन होता तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 होता। इस क्वेश्चन में इनपुट पावर फैक्टर मेंशन था, इस क्वेश्चन का आंसर 0.707 था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। कभी कभी फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर के बराबर हो सकता है, और स्पेशली हाफ वे रेक्टिफायर जैसी चीजों में फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर और इनपुट पावर फैक्टर डिफरेंट होता है। इसलिए क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल है बट कंसेप्चुअल बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो आप केयर कीजिएगा, जितने भी मैं कंसेप्ट की बात किया, एक जगह हम जो मिस्टेक किए थे उसका भी ध्यान रखना कि आप अगर यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो तो वैसी चीजें आपको मिस्टेक नहीं करना है। तो आई होप कि आपको अच्छे फॉर्म में क्लियर हुआ होगा कि हम एक्चुअली किन पॉइंट्स पे आपके पास डिस्कस किए। ठीक है, ओके, थैंक यू।